हेलो स्टूडेंट, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई जो मैंने आपसे वादा किया था कि 16 जुलाई में आपकी मैथ्स की पहली क्लास होगी। तो दोस्तों मैं हाजिर हूं अपनी मैथ्स की फर्स्ट क्लास लेकर के। और आज है 16 जुलाई और आज 16 जुलाई से हम पहला चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला चैप्टर मैथ्स का रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। जिसने भी मेरी पिछली वाली वीडियोस को देखा होगा उसमें मैंने पूरा सिलेबस लिखवाया था। मैथ्स के पूरे सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया है और मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा जो चैप्टर रहेगा इसमें वो रहेगा नंबर सिस्टम। तो एसएससी जीडी से जितने भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को उन तक शेयर कर दें क्योंकि आपकी अब क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जिसने भी हमारे चैनल को रीड एंड लीड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप उन्हें ये वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारा बेस मैंने आपको पहले ही बताया था, 0 to हीरो, यानी कि 0 से हीरो बनाने तक हम आपको मैथ्स की मेरी जिम्मेदारी थी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैथ्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। रोज डेली आपको 11:30 बजे वीडियोस आपको मिल जाया करेगी दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की। इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लेना है और एक पेन लेना है। ये दो चीजें लेकर के आप बैठेंगे और जितना भी मैं आपको नोट कराऊंगा वो सब आप नोट करते जाएंगे, समझेंगे उसे नोट करते जाएंगे। देखिए खाली वीडियो आप अगर देखेंगे तो आपको देखिए मैं देना चाहता हूं, यानी कि जब आपके पास मेरा ज्ञान पहुंचे, ठीक है, तो वो ज्ञान आपको स्थायी होना चाहिए। अब ये स्थायी ज्ञान कैसे बनेगा, जब आप लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ हाथ का लिखा हुआ जब होता है तो वो बंदे को याद होता है, ठीक है। इसी तरह जितना भी मैं यहां पर आज नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, जितना भी मैं इसका डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो आप क्या करेंगे एक रजिस्टर पर नोट करते जाएंगे। उससे ये होता है दोस्तों कि जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम में हमें कुछ पहले का जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको देखने से हमें आसानी रहती है, उसे देख करके हम एग्जाम में चले जाते हैं तो एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, और शेयर करने के बाद में अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए भाई, जो भी लोग कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो आप ये कमेंट मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए भाई, इनके सारे जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति की। बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए हम चैप्टर की बात करेंगे नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। देखिए दोस्तों, मैं दोनों लैंग्वेज का आपको प्रयोग करूंगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। मैं आपको दोनों में बताऊंगा ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं कोई भी प्रॉब्लम दोनों को नहीं होगी। तो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में आपको बताता हुआ लेकर चलूंगा। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारी संख्याएं आती हैं दोस्तों। संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती है और उसी संख्याओं को अभी हमें समझना है, ठीक है। तो पहली हेडिंग जो आप अपने रजिस्टर पर डालेंगे वो डालेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए नोट करते हैं, इसे मैं रेज कर देता हूं। सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सभी ने हेडिंग डाल ली दोस्तों, ये क्या डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। हिंदी में इसे लिखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे भाई, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण का यानी कि बांट देना, क्लासिफिकेशन का मतलब भी बांट देना होता है। तो संख्याओं को वो दो पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी संख्या है, एक होती है हमारी रियल नंबर। कौन सी होती है, रियल नंबर। और एक होता है हमारा
इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, दो नंबर्स मैंने आपको लिखे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखिए दोस्तों दोबारा समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को उसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, इमेजिनरी नंबर्स को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। इतना क्लियर है या नहीं? पहले आप इतना बताइए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हमने संख्याओं का जो बंटवारा किया वो टू पार्ट्स में किया। पहला हमने लिखा रियल नंबर्स और दूसरा लिखा हमने इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं और इमेजिनरी नंबर्स को हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। रियल नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आप जानते हैं हमारे पास एक संख्या रेखा होती है। क्या होती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा में बीच में जीरो होता है दोस्तों, और इधर यानी कि राइट हैंड साइड यहां पर हमारे पॉजिटिव नंबर चलते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं चलती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इधर दोस्तों माइनस की संख्याएं चलती है। देखिए ये क्या है? ये है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। इस पर जितने भी हमारे नंबर चलते हैं, देखिए इधर हम बढ़ते चले जाते हैं, जब हम इधर चलते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। तो नंबर लाइन पर जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, ये सब के सब हमारी क्या नंबर्स हैं? ये सब के सब हमारे रियल नंबर्स। अब देखिए दोस्तों, जब रियल नंबर की बात आई है तो हम जानते हैं, इसके रियल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये जो नंबर थे दोस्तों यहां पर, ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर थे जैसे 0 से, जैसे यहां से 1 से स्टार्ट हुए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये जो 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर हमारे, इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या बताई मैंने आपको? प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कह सकते हैं? नेचुरल नंबर। इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो संख्या रेखा पर जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं, कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ये हमारी कौन सी संख्याएं हो जाती हैं दोस्तों? ये संख्याएं हो जाती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं हो जाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो 1 है वो 1 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो दोस्तों क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसका भी हमें पता होना चाहिए। सबसे बड़ी तो होती नहीं है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, जितना भी मैं नोट कराता जाऊं उसे आप नोट करते जाएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी हो गई? 1।
इसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट हमारा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतना नोट करा सभी ने। ठीक है, इस प्राकृतिक संख्याओं के बाद में देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू हो रही हैं, 1 से। ध्यान में रखिएगा, 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आगे इसको मैं रेट कर देता हूं, आप इसे नोट करते जाएं। इसके बाद में आती है दोस्तों हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी आती हैं, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, मैंने प्राकृतिक संख्या का आपको बताया कि वो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, कहां से, 1 से स्टार्ट होती है। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, 0। तो अब जब 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, और ये भी कहां तक जाएंगी, ये भी अनंत तक जाएंगी। क्लियर हुई इतनी बात। ठीक है, देखिए भाई, संख्याओं का वर्गीकरण 2 तरीके से करा, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं जिसे हम हिंदी में कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो, सब की सब काय में आती है, वास्तविक संख्या में आती है। रियल नंबर्स में जो संख्याएं हमारी, यानी कि जो संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती हैं, जहां से 1 से स्टार्ट होती हैं, वो तो होती है प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और अगर 0 से स्टार्ट होती हैं, कहां से, 0 से स्टार्ट, तो वो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। कौन सी बन जाती हैं, पूर्ण संख्या। हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। सभी को समझ में आया इतना। ठीक है, ये क्या बन गई, पूर्ण संख्या। अब बात आती है कि पूर्ण संख्या है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, यानी कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब इसको पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं भाई, होल नंबर। समझ, सभी के समझ में आ गया। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। क्या होता है, सबसे छोटा पूर्ण, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सभी के समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिएगा आप स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो कितनी संख्याएं बनी यहां से हमारी, आप देखिए 2 संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, संख्या रेखा पर हमारी 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या बताई मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, और दूसरी संख्या मैंने आपको बताई पूर्ण संख्या। ठीक है, दोनों समझ में आ गया, दोनों को आपने नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, प्राकृतिक संख्या का मैंने आपको क्या बताया था, कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब देखिए, अब बचे हमारे ये, फिर माइनस के कहां जाएंगे, ये माइनस के कहां जाएंगे, देखिएगा। अब ये जो माइनस के सब के सब, जिसमें माइनस भी शामिल हो, 0 भी शामिल हो, और हमारा 1, 2, 3, यानी कि इसमें माइनस वाले भी शामिल हो और प्लस वाले भी शामिल हो, इन सबको हम क्या कहेंगे, इन सबको हम क्या कहेंगे, तो इन सबको कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं भाई, पूर्णांक। तो पूर्णांक माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और पूर्णांक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं भाई, इंटीजर। सभी के समझ में आया है नहीं, क्लियर है बात सभी को। ठीक है, तो देखिए, इंटीजर हमारे प्राकृतिक संख्याएं भी हो गई, यानी कि नेचुरल नंबर भी हो गए, और पूर्ण संख्याएं भी हमारी क्या हो गई, पूर्णांक हो गए, यानी कि इंटीजर हो गए। तो ये सब इंटीजर हमारे चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। अब मैं ये कह सकता हूं यहां पर, तो रियल नंबर अगर पूछे आपसे कभी रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे कि होल नंबर जितने भी हैं हमारे, यानी कि पूर्ण संख्याएं, जितने भी नेचुरल नंबर थे हमारे,
और जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो सब के सब हमारे क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। सभी के समझ में आया इतना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सब क्या है, पूर्णांक से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 से शुरू होंगे तो प्राकृतिक संख्याएं बन जाएंगी, 0 से शुरू होंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, और सभी को साथ में लेकर के चलेंगे तो इन्हें सबको क्या कहेंगे हम, पूर्ण यानी कि पूर्णांक कहेंगे, यानी कि इंटीजर कहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में अभी और डिस्कस करेंगे हम। पहले ये समझ लेते हैं कि काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती, कौन सी काल्पनिक संख्या। देखिए काल्पनिक संख्याएं जो मिलेंगी आपको वो रूट में मिलेंगी, काय में मिलेंगी, रूट। ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आपने मैथ में साइन भी देखा होगा, ठीक है। ये रूट का साइन होता है हमारा, जिसे हम वर्गमूल कह सकते हैं, ठीक है, उसका सिंबल होता है। जिसे हम हिंदी में कहें तो करड़ी कह सकते हैं, जिसे हम सर्ड्स कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। इस तरह से ये साइन मिलेगा, और इसके अंदर दोस्तों माइनस की आपकी वैल्यू होगी। काय की वैल्यू होगी, माइनस की वैल्यू होगी। जैसे माइनस का 7, माइनस का 19, माइनस का 20, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, और काल्पनिक संख्याओं को हमें पढ़ना भी नहीं है। काल्पनिक संख्याएं देखिए क्या है, काल्पनिक संख्याएं यानी कि रूट -7, ये भी काल्पनिक संख्या में है। देखिए काल्पनिक संख्याओं को आपको इस तरीके से, सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है। रूट्स में वैल्यू मिलेंगी और वो वैल्यू काय में होंगी, आपकी माइनस में होंगी। ऐसे ही हम इन सबको, सारी संख्याएं जितनी भी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, या फिर हम कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो चलिए फिर इसके थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये सब क्या हो गए थे, हमारे पूर्णांक हो गए थे, इतनी बात तो क्लियर है, ठीक। अब यहां से जो मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये सब के सब पूर्णांक बन गए, यानी कि मैंने आपको इसे 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। यानी कि मैंने इसमें आपको प्राकृतिक संख्याएं बताई, पूर्ण संख्याएं बताई, उन सबको हमने क्या बना दिया, मैंने बताया था आपको सब क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई दोस्तों, इंटीजर, ठीक है। अब ये इसी में से वास्तविक संख्या में से एक और निकल कर आ जाती है, दूसरा पार्ट, और उसे हम क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट को, वो होता है हमारा दशमलव। कौन सी, दशमलव, दशमलव संख्याएं यानी कि डेसिमल। कौन सी भाई, डेसिमल। देखिए वास्तविक संख्याओं को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और दशमलव यानी कि डेसिमल। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देखिए इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये जो इनका संग्रह होता है, जो नंबर लाइंस पे जितने भी हमारे, जो मैंने आपको अभी नंबर लाइन बताई, नंबर लाइन पे मैंने आपको मतलब माइनस के भी बताया, 0 भी बताया, और उसमें प्लस वाली संख्याओं को भी बताया। वो सब के सब हमारी क्या थे, पूर्णांक थे। तो पूर्णांक के बारे में आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं काय के बारे में, डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याओं के बारे में, ठीक है। दशमलव संख्याओं में भी 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट, 2 पार्ट। एक तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग, कौन सा होता है दोस्तों, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। सभी को समझ में आ गया दोस्तों। दशमलव संख्याओं को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में हम इसे कहते हैं शांत। क्या कहते हैं भाई, शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं हम अशांत। क्या कहते हैं, अशांत। अब ये दोस्तों है क्या, यानी कि टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे यहां पर मैंने 1/3 लिखा, क्या लिखा, 1/3, ठीक है। जब मैं 1 को 3 से डिवाइड दूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, 0.3333। क्लियर बात, ठीक है। ये बताइए
क्या ये रुक रहा है? क्या ये चुप हो रहा है? नहीं हो रहा। यानी कि हम इसे डिवाइड देते जा रहे हैं और ये आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब ये शांत नहीं है, ये शांत ही नहीं हो रहा, ये शांत ही नहीं हो रहा, ये रुक ही नहीं रहा। तो इसे हम, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत नंबर कहेंगे। क्लियर हो गई सभी को बात? तो जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम 0.3333, 0.6666, ठीक है, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो हमारे कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। यानी कि क्या? वो चलते चले जाएंगे, मतलब रुकेंगे ही नहीं। और भी नंबर्स हो सकते हैं 0.252535, इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अच्छा, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? तो इसी का एक उदाहरण और लेते हैं, जिसे मैंने लिखा 1/2। क्या लिखा? 1/2। 1/2 को जब हम भाग देंगे तो आप कहेंगे कि इसका तो 0.5 आ गया। तो ये आगे और नहीं चल रहा, ये खत्म हो गया, ये समाप्त हो गया, है ना? ये शांत हो गया, चुप गया, ये साइलेंट हो गया, मना कर रहा है ये आगे जाने के लिए। ठीक है, 1/2 को जब हमने डिवाइड दिया तो 0.5 आया, मना कर रहा है आगे जाने के लिए कि भाई अब नहीं जाऊंगा, मेरे बस की बात खत्म हो गई, मैं चुप हो गया। यानी कि क्या हो गया? शांत हो गया। सभी की समझ में आया? तो ये जो 0.5 है, ये क्या हो गया? हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ये जरूरी नहीं है कि ये एक पे ही समाप्त हो जाएगा, हो सकता है 2-3 वैल्यू पे समाप्त हो ये। इसी के बाद जैसे 0.86 भी आ सकता है, 0. ये भी आ सकता है, 0.2456 ये भी आ सकता है। यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ये सबके सब कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग। हाँ, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वैल्यू डिवाइड देने के बाद में 4 डिजिट के बाद में, 5 डिजिट के बाद में, 2 डिजिट के बाद में, 1 डिजिट के बाद में रुक जाए और समाप्त हो जाए, वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत दशमलव। जो चलता रहे, रुके ही नहीं, वो कौन से होते हैं? हमारे अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात सभी के समझ में आई है? ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी हमारे रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, कौन से वाले? सॉरी, टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, अब इन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याएं। अब देखिएगा, तो इतना पहले रेस कर दूं मैं दोस्तों, ठीक है? अगर आपके इतना समझ में आ गया होगा तो आप इसे नोट डाउन करते जाएं, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप लोग इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, तो आपके बेहतर समझ में आएगा। फिर इसी से रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चन लाने वाला हूं, ठीक है? इतना समझ में आया सभी को? ठीक, इसको मैं रेस कर देता हूं दोस्तों, ठीक? अब हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग, ठीक, और दूसरा क्या पढ़ा था? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? हमने दो पढ़े, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मैंने आपको बताया, इसे हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव, और इसे कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है? दोनों को आपको पता है कि जब किसी भी डिजिट को किसी डिजिट से भाग दी जाए, अगर वो रुक जाए दो संख्याओं के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, तो वो शांत हो जाता है। जैसे 0.25, 0.5, 0.6, 0.4, इस तरह का से आ जाए तो ये सब कैसे हैं? शांत हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग है। और जब कोई रुके ही नहीं, संख्या डिवाइड होती चली जाए, 0.333333 आते रहेंगे, ठीक है, 0.25, 25, 25 आते रहेंगे, 0.13256 ये आते रहेंगे। ये सब के सब हमारे कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो चलते चले जाते हैं। अब देखिए, उसने नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
यानी कि आसान दशमलव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आसान दशमलव को 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करा? एक तो करा उसने रिपीटिंग, कौन से? रिपीटिंग नंबर में, और दूसरे उसमें पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया नॉन रिपीटिंग। काय में कर दिया भाई? नॉन रिपीटिंग। ठीक है, काय काय में डिवाइड कर दिया हमने, इसमें सॉरी गलत हो गया ये। एक तो कर दिया उसने नॉन रिपीटिंग में, और दूसरा कौन सा उसमें कर दिया? रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब रिपीटिंग का क्या मतलब है? आप कहेंगे रिपीटिंग का मतलब होता है बार बार आना। ठीक है, तो यहां पर जो आसान दशमलव था, इसमें देखिए संख्याएं मैंने ऊपर लिखी थी। ठीक, इसमें 0.333333 यही आ रहा था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग हो गया। ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग नंबर्स हो गया। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम 0.3, और 3 के ऊपर क्या लगा दिया हमने? बार। क्या लगा दिया? बार। बार किस लिए लगाया हमने? बार हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बार बार आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? इसके ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि ये अभी रुका हुआ नहीं है और ये आते जा रहा है, यानी कि 3 खत्म नहीं है। 3 बार मतलब और टाइम से ये 3 ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग नंबर हो गया। यहां पर रिपीटिंग नंबर और भी दिख रहा है हमें, जैसे मैंने लिखा 25 25 25, तो ये भी रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, ये भी क्या हो गया? रिपीटिंग नंबर है। इसके ऊपर भी हमने 25 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि 25 की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्या हो रही है? बार बार हो रही है। अब यहां पर नॉन रिपीटिंग कौन से? जिस संख्या को हम किसी संख्या को हम किसी डिजिट से अगर डिवाइड दें और वहां से सारी डिजिट अलग अलग निकल कर आए, जैसे मैंने ये लिखा 1 3 2 5 6, यहां पर कुछ निकल के ही नहीं आ रहा, ना किसी डिजिट के बाद में दोबारा रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो जाते हैं। जैसे 0.1 2 3 4 5 7, इस तरह से 0.3 2 4 7 8 9। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर कहीं पर भी मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, किसी भी डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद सारी डिजिट कैसे आ रही हैं? अलग निकल कर आ रही हैं। ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो जाते हैं, और ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं? रिपीटिंग नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर है बात दोस्तों? ठीक है, टर्मिनेटिंग आपके समझ में आया, नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिपीटिंग नंबर में और नॉन रिपीटिंग नंबर्स में। ठीक है, अब देखिए ये जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा दोस्तों, ये कितना है? 0.3 और इसके ऊपर क्या है? बार। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम यहां से बार भी हटा देंगे और पॉइंट भी हटा देंगे, और इसके अपॉन में आप 9 ले जाएंगे। आ गया समझ में सभी को? ठीक, यहां से हम इसे कट कर लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना आगे निकलकर 1/3 आ गया। देखो हमने इसे P/Q की फॉर्म में लिख दिया, नहीं लिख दिया? आप कहेंगे लिख दिया गया। ठीक, उसके बाद में ये 25 है, तो आप क्या करेंगे? यहां से बार भी हटा देंगे, पॉइंट भी हटा देंगे, और अपॉन में क्या ले जाएंगे आप? 99 ले जाएंगे। ठीक है, यहां से क्या निकल कर आया? 25/99 निकल कर आ गया। ठीक है, अब ये हमने काय में लिख दिया, इसको भी हमने P/काय की फॉर्म में लिख दिया, P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से देखिए दोस्तों, जब हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या बन गई? रेशनल नंबर बन गए। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। सभी के समझ में आया? तो जितने भी हमारे रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, और P and Q आर इंटीजर, और Q डज नॉट इक्वल टू 0।
क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। यानी कि इस पूरी डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, और p और q जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, और q किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 1/2, 3/5, 6/7, ठीक है, और 7/8। ये सब के सब कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, रेशनल नंबर। अब हम रिपीटिंग नंबर को ही p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम नॉन रिपीटिंग, ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर है हमारा, इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब हम इसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसे हम दोस्तों कौन सा नंबर कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। आ गया सभी के समझ में दोस्तों, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। तो हमारे जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे सबके सब कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं तो उनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उन सबको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर लिखेंगे। यहां पर दोस्तों हम p अपॉन q के फॉर्म में इसे क्यों नहीं लिख सकते। आप ये खुद देखिए कि भाई एक नंबर की अगर आवृत्ति बार बार हो तो हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। जैसे यहां पर 3.333 था, एक नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही थी, आ रहा था, तो हम उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये नंबर हमारे लिए रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 25 इसकी आवृत्ति बार बार हो रही थी, ये नंबर हमारा कैसा हो गया, रेशनल नंबर। हमने तीसरा नंबर ले रखा है, इसमें तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है, यानी कि हर बार नंबर क्या निकल कर आ रहा है, अलग अलग निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये से नंबर हमारे क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। अब सिंपल सी आप डेफिनेशन क्या समझिएगा रेशनल नंबर की और इर्रेशनल नंबर की, ये अकॉर्डिंग टू बुक कह सकते हैं आप। अब मेरे अकॉर्डिंग आप समझिए कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप किस तरह समझेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि जितने भी नंबर हैं हमारे, जितने भी नंबर हैं हमारे, वो सब के सब रेशनल नंबर। कौन से नंबर हैं, रेशनल नंबर। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, माइनस में संख्याएं हो, किसी में भी संख्याएं हो, सबके सब कैसे नंबर से, सबके सब रेशनल है। समझ में आ गया, रेशनल नंबर तो इतना इजी है। ठीक है भाई, रेशनल नंबर का मतलब क्या है, देखिए जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो वो भी रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और जो p अपॉन q की फॉर्म में होते भी नहीं है लेकिन उन्हें लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वो भी हमारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 0 से लेकर के जितने भी हमारे नंबर थे, प्लस के माइनस के, सब के सब हमारे कैसे हैं, रेशनल नंबर। तो अब सबके सब रेशनल हो गए, तो बस हमें किसको समझना है, इर्रेशनल को समझना है कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से वाले हैं। तो इर्रेशनल नंबर तो इस अकॉर्डिंग टू बुक तो मैंने ये बता दिया, ठीक है, कि जो रिपीटिंग मतलब जिनकी रिपीटिंग ही नहीं होते नंबर्स, वो सब के सब कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन ये नंबर्स आपको देखने को कैसे मिलेंगे एग्जाम में, आपको कभी भी देखना होगा, जैसे मैंने अभी आपको रूट बताया था, √3, √5, √6, √7, √8, √10। ठीक है, अब मुझे दोस्तों आप ये बता दीजिए कि आप 3 का रूट निकाल सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, निकाल सकते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम निकालेंगे तो ये नंबर हमारा नॉन रिपीटिंग आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे नंबर हमारे कैसे हो जाते हैं, इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, आप √5 का रूट नहीं निकाल सकते, निकालने का मतलब यह है कि परफेक्ट नहीं निकाल सकते। कैसा नहीं निकाल सकते, परफेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे भाई मैंने यहां पर √4 लिख दिया है ना, आपने कहा कि भाई √4 है, इसका तो हम रूट निकाल सकते हैं। आपने इसका रूट निकाला, 2 निकल कर आ गया है ना। और मैंने आपको क्या बताया था कि 0 से लेकर के जितने भी नंबर थे, प्लस के हो माइनस के हो, सब कैसे हैं, सब रेशनल है। तो आपने क्या करा, इसका 4 का रूट निकाल दिया, 2 आ गया। आप कहेंगे 2 तो हमारा एक रेशनल नंबर थे,
क्या है, रेशनल नंबर से। क्यों? क्योंकि ये हम इसे 2 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम इसे 2 अपॉन 1 में लिख सकते हैं, है ना, 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, नहीं, ठीक। ये क्या हो गया, P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। 2 के ऊपर कोई फर्क पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा? कोई भी नहीं पड़ा। P अपॉन Q के फॉर्म में भी लिख दिया और 2 के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो मैंने यही तो बताया आपको कि सारे नंबर जितने भी हैं सबके सब कैसे हैं, रेशनल हैं। बस हमें समझना है तो इर्रेशनल नंबर को समझना है। तो बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि इर्रेशनल नंबर हमें रूट में मिलेंगे। काय में मिलेंगे? रूट में मिलेंगे, और उनका रूट परफेक्ट नहीं निकाला जा सकता। ऐसे जितने भी नंबर थे सब के सब हमारे इर्रेशनल नंबर। सभी की समझ में आ गया? बस ये था हमारा रेशनल और इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इतना समझ में आया नहीं आया दोस्तों, ये मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट्स आप करते रहिए, देखिए कमेंट का जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, एसएससी जीडी से मैंने आपको बता दिया कि बिल्कुल 0 से मैं आपको लेकर के चलूंगा, ठीक है, और 0 से हीरो तक ये बेस चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं हमारे एसएससी जीडी की, जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये एक बार शेयर कर दीजिए। सभी के समझ में आया? इर्रेशनल नंबर्स कौन से वाले? हमें नंबर्स रूट में मिलेंगे और उनका परफेक्ट रूट नहीं निकाला जा सकता, वही हमारे नंबर्स कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। बाकी जितने भी बचे अब सबके सब कैसे हैं, रेशनल हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, अब बात जब यहाँ पर रेशनल और इर्रेशनल की हुई है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर हमारा, और वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पाई से। क्या चीज? पाई से, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछे पाई, पाई कैसा नंबर है, तो पाई तो ही इर्रेशनल नंबर। कैसा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू तो अपॉन में होती है, यानी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, और मैं ये कहूंगा कि ये रेशनल नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब इसके पीछे दोस्तों कारण है कि ये पाई इर्रेशनल क्यों है और ये 22/7 रेशनल क्यों है, क्योंकि ये तो पाई की ही वैल्यू है। अगर आप 22/7 को डिवाइड देंगे दोस्तों, 22/7 को डिवाइड देंगे तो ये कुछ डिजिट के बाद में दोबारा रिपीट होने लगेगा, और जब रिपीट होने लगेगा तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना। अब यहां पर आता है कि पाई रेशनल क्यों है, तो पाई रेशनल यूं है क्योंकि ये पाई की जो है वो अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अप्रोक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? अप्रोक्स वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू आपकी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे क्वेश्चंस में जब हमने मैथ्स पढ़ी होगी तो कभी कभी तो वो पाई की वैल्यू 22/7 रखवाता है, और कभी कभी वो आपको वैल्यू 3.14 देता है। कितनी देता है? 3.14। देखिए 3.14 देता है कभी कभी, और 22/7 देता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है दोनों, ये रुकी हुई नहीं है, उसने रोकी है, इसे लगभग में उसने करा है, यानी कि अप्रोक्स करा है इसने, ठीक है। तो इसलिए पाई की वैल्यू हमारी जो है, अगर खाली पाई आ रहा है तो वो इर्रेशनल नंबर माना जाएगा, और अगर पाई की वैल्यू दे रहा है वो, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? आपका रेशनल नंबर माना जाएगा। पाई की वैल्यू तो 2-3 मतलब कई सारे दशमलव तो होती है, तो ये बताया गया है कि अगर जब पाई की वैल्यू सुपर कंप्यूटर से निकलकर मतलब निकाली गई थी तो ट्रिलियन वैल्यू निकल कर आई थी, तब भी ये वैल्यू हमारी समाप्त दोबारा से रिपीट नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो पाई है वो एक कैसा नंबर है? पाई है एक हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाता है, और पाई की वैल्यू जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर हो जाता है। इतनी बात सभी के समझ में आती है दोस्तों, ठीक है। सभी के समझ में इतना आ गया होगा, ठीक। रेस कर देता हूं मैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं, इसी को कर सकते हैं, ठीक है भाई। आगे और भी संख्याएं नोट करते जाएं, वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। हाँ एक बात और दोस्तों, इसमें रेशनल इरेशनल में, यानी कि वो तो बताया ही नहीं मैंने तुम्हें कि रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं। रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं इनको हम दोस्तों कहते हैं अपरिमेय संख्याएं,
क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हो दोस्तों, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स को, और अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स को। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। देखिए भाई, एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। आप देखिए, अगर आप लोग शेयर करते हैं तो इससे हमारा ही मनोबल बना रहता है, ठीक है, ताकि हम इससे मोटिव होते रहते हैं, ताकि हम आपके लिए और अच्छी कोशिश करें। तो आप लोग अगर एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक सभी में शेयर कर देंगे तो इससे हमें खुशी होगी और हम और ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बता दिया था कि इंटीजर्स में हमारे प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, और होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार इंटीजर्स को फिल लेते हैं और इंटीजर्स में ही मैं कुछ आपको और बताने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। इंटीजर, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक कौन से थे, जितने भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर लाइन पे होते हैं सब पूर्णांक होते हैं। बीच में क्या होता है, जीरो। इधर कौन सी वैल्यू चलती है, इधर प्लस की चलती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर कौन सी दोस्तों वैल्यू चलती है, इधर माइनस की चलती है, 1 2 3 4 5, सब काय की माइनस, ठीक है। एक से जो स्टार्ट हो रही थी वो कौन सी वैल्यू कहला रही थी, हमारी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। जीरो से जो स्टार्ट हो रही थी कौन सी वैल्यू कहला रही थी, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब ये सारी के सारी ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे जितने भी रेखा लाइन पर होते हैं हमारी, या संख्या रेखा जो होती है, जितनी भी इस पर संख्याएं होती है, सब क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, पूर्णांक कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें ये वाली संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, उसे तो हम कहते हैं इंग्लिश में निगेटिव। क्या कहते हैं भाई, निगेटिव। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पॉजिटिव। क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारी निगेटिव संख्याएं होती हैं और ये हमारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, ठीक है, यानी कि निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर। जीरो हमारा ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। क्लियर बात। अब यहां से निगेटिव और पॉजिटिव, हाँ, निगेटिव को आप हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में इसे कहेंगे आप ऋणात्मक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर को आप क्या कहेंगे दोस्तों, धनात्मक संख्या। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। इधर वाली वैल्यू हमारी निगेटिव होती है जो माइनस की होती है, इधर वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। हिंदी में इन्हें ऋणात्मक संख्या और पॉजिटिव को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। क्लियर बात, ठीक है। अब इसी में इंटीजर्स में दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब इसी में इंटीजर में इंटीजर्स के तो बहुत सारे पार्ट्स हम किसी भी बांट सकते हैं, ठीक है। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको दो संख्याओं में बांट रहा हूं। कितनी संख्याओं में, अभी इंटीजर्स को दो संख्याओं, ठीक है। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे सम संख्या या सम संख्याएं, और इधर दोस्तों लिखेंगे विषम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन सी सम संख्याएं कौन सी होती हैं, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, आप लिखेंगे जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है।
जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2 एकम 2, 2 4, 2 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। ये जितनी भी संख्याएं हमारी चलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों, ये सब की सब हमारी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। तो सम संख्याएं कौन सी? यानी कि इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब के सब हमारे किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये नंबर्स 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? सम संख्याएं, यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, ऑड नंबर इसी का उल्टा होता है। ऑड नंबर में क्या करेंगे आप? यहां लिखेंगे कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जो संख्याएं 2 से, नहीं दिख रहा दोस्तों, इधर दिख जाएगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। ये सब की सब कैसी संख्या है? हमारी ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। इंटीजर्स में मैंने आपको इसमें 2 चीजों में बंटवारा इसका कर दिया। सम संख्याएं निकाली इसमें से, और इधर से निकाली विषम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और उधर से हमने निकाली विषम नंबर, यानी कि ऑड नंबर, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, ये सब के सब हमारी क्या है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इन छोटी छोटी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है वो, तो ध्यान में रखना। ठीक, क्या सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, रेशनल इरेशनल के बारे में मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां पर बात आई है विषम और सम। ठीक है, तो हम थोड़ा सारा इसके बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, इतना रेस कर दूं, पहले इतना रेस कर देते हैं। देखिए भाई, बार बार आप देखिए कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका मैं आपको आंसर देखिए वीडियो के लास्ट में दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इसमें क्लास में कोई डिस्टर्बेंस हो। आप आपस में ही बात बहुत सारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहले यहां आप एक बार डिस्कस, ठीक है, हो जाए, उसके बाद में मैं आपको दूंगा। ठीक है, देखिए बेच आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा ये। ठीक है, और जितने भी अभी और टीचर्स आ रहे हैं रीजनिंग की, आपको क्लास डेली मिले करेगी। ठीक है, मेरी मैथ्स की क्लास तो अब शुरू हो गई है, तो मेरी मैथ्स की क्लास तो अब डेली मिलेगी। रीजनिंग की आपको क्लास मिलेगी, जीएस की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, एसएससी जीडी की पूरी आपको तैयारी इस चैनल के माध्यम से होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए आज हम संख्या पद्धति के बारे में जितने भी बेसिक हमें पहले संख्याओं के बारे में जानना है, आज हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे वैसे नहीं होंगे। मैं आपके लिए टॉप क्वेश्चन लाऊंगा जिनकी एसएससी जीडी में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो देखिए भाई, आप आगे इतना समझ में आ गया था भाई, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सभी के समझ में आ गया होगा। आगे अब देखिए, हाँ दोस्तों, इवन नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। इनकी फॉर्म भी लिख लीजिए आप। तो इवन नंबर होते हैं 2n की फॉर्म में, और विषम नंबर की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है 2n + 1, 2n + 1। ठीक है, ये इसकी फॉर्म में मिलेगा आपको, और ये इस फॉर्म में मिलेगा। अब ये है क्या फॉर्म? ये है कि n की जगह आप कोई सी वैल्यू रख लीजिए।
यहाँ से आपका इवन नंबर ही निकल कर आने वाला है। तो इवन नंबर जो है वो इसकी फॉर्म में होता है 2n की फॉर्म में, और विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर जो होता है वो 2n प्लस 1 की फॉर्म में होता है। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 1 दूनी 2, 2 हमारा कैसा नंबर है? सम नंबर है यानी कि इवन नंबर है। n की जगह आप 2 रखिए, 2 2 जा 4, 4 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है। आ रहा है समझ में? तो इवन नंबर की जो फॉर्म होती है वो 2n होती है, और विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है 2n प्लस 1। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर आप देखिए 1 रखी है n की जगह, तो 1 रखा हमने, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी, 1 2 जा 2, और 2 और 1 3, और 3 हमारा कैसा नंबर होता है? विषम नंबर होता है। समझ में आ गया सभी के? ठीक है, ये हमारे 2 नंबर थे। अब कभी कभी ये होता है कि हम इवन नंबर को और ऑड नंबर को जोड़ें तो क्या निकल कर आएगा, कौन सी संख्या निकल कर आएगी, ये आप देख लीजिएगा। देखिए भाई, अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड कर दिया जाता है, ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड कर दिया जाता है, तो नंबर निकल कर आता है इवन नंबर। ऑड नंबर को ऑड नंबर में प्लस किया जाता है तो नंबर क्या आता है? इवन नंबर निकल कर आता है। सभी की समझ में आ गया? अब ऑड नंबर कोई हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। चलिए, ऑड नंबर हम 3 ले लिया, 3 हमारा एक ऑड नंबर है, और ये 3 एक और ऑड नंबर ले लिया हमने। ठीक है, दोनों को ऐड करो, आपने दोनों को ऐड करा, 6 आया। अब बताइए क्या 6 इवन नंबर है या नहीं है? तो ध्यान में रखिए कि दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या के बराबर होता है। यानी कि 2 अगर ऑड नंबर को जोड़ा जाए तो उन दोनों ऑड नंबर से हमारी कौन सी डिजिट बनेगी? इवन नंबर बन जाएगी। क्लियर हो गई बात? अब आगे देखिए, अब हम चलते हैं, बात करते हैं ऑड और इवन के बारे में। यानी कि ऑड नंबर को जोड़ा जाए और इवन नंबर को जोड़ा जाए, तो यहां से दोस्तों क्या निकल कर आएगा? तो इवन नंबर को और ऑड नंबर को अगर जोड़ा जाता है तो हमेशा ऑड नंबर निकल कर आता है। इसे भी एग्जांपल ले लीजिए, एक इवन नंबर ले लीजिए और एक ऑड नंबर ले लीजिए। मैंने एक तो इवन नंबर ले लिया 2, ऑड नंबर ले लिया 3, 2 और 3 को जोड़ा, आया कितना? 5। आप जानते हैं 5 2 से विभाजित नहीं होगा तो विषम नंबर होगा, यानी कि क्या? ऑड नंबर होगा। अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर में ऐड किया जाता है तो इवन नंबर निकल कर आता है, और ऑड नंबर में अगर इवन नंबर को ऐड कर दिया जाता है तो ऑड नंबर निकल कर आता है। ऑड को ऑड में ऐड करेंगे इवन, ऑड को इवन में ऐड करेंगे तो ऑड। क्लियर बात? आगे अब अगर इवन को इवन मतलब इवन नंबर में इवन को जोड़ें, इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करें तो वो तो भैया इवन ही निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? इवन निकल कर आता है। सम संख्या में सम संख्या को प्लस करोगे तो अब 2 2 ले लीजिए, 2 और 2 4, 4 हमारी कैसी है? सम संख्या। ये तो हो गया इसका क्या? ये तो हो गया इसका प्लस माइनस का, यानी प्लस का। अब इसका दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सा? इसका हम देखते हैं यानी कि गुणा का, यानी कि गुणा किस तरीके से होती है इसके, और गुणा में क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो गुणा में ही देख लेते हैं। ये तो उसका था हमारा। अब देखिए, अगर ऑड नंबर की मल्टीप्लाई ऑड नंबर से की जाए तो आंसर भी ऑड नंबर ही निकल कर आता है। कोई भी आप ऑड नंबर ले लीजिए यहाँ पर, तो मैंने लिया 3 और फिर मैंने 3 ले लिया, 3 3 9, और 9 हमारा कैसा बना? ऑड नंबर बना। आगे देखिए, अगर ऑड नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से कर दी जाए, ऑड नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से कर दी जाए तो आंसर आता है इवन नंबर। कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर एक ऑड नंबर लीजिए, एक इवन नंबर। ऑड नंबर मैंने ले लिया 3 और इवन नंबर ले लीजिए 2, 2 3 जा 6, और 6 कैसा बनेगा? इवन नंबर बन जाएगा। सभी के समझ में आ गया? इसके बाद में अगर दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इवन की मल्टीप्लाई और इवन नंबर से ही कर दी जाए तो आंसर क्या आता है? इवन नंबर में ही निकल कर आता है। क्लियर बात? तो यहां पर देखिए 2 और 2 4, 2 दूनी 4, कैसा नंबर निकल कर आया? इवन नंबर ही निकल कर आया। सभी के समझ में आता है इतना या नहीं? ठीक है, ये मुझे बताइए आप। ठीक, तो ये क्या था भाई? ये था हमारा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, कौन सी फॉर्म में होता है? 2n की फॉर्म में होता है हमारा इवन नंबर, और 2n प्लस 1 की फॉर्म में होता है हमारा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन बनता है, और ऑड प्लस इवन इज इक्वल्स टू ऑड बनता है, और इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन बनता है।
ऑड की मल्टीप्लाई ऑड से करते हैं तो ऑड नंबर आता है, ऑड की मल्टीप्लाई इवन से करते हैं तो इवन आता है, इवन की मल्टीप्लाई अगर इवन से करते हैं तो इवन ही निकल कर आता है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप सभी को, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो एक बार इसे आप शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों में सभी में एक बार इसे शेयर करके आ जाएं, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बना रहेगा और इससे आप लोगों से हमें सपोर्ट भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो इतना आप देखिए, मैंने क्या बताया, आप इसे नोट्स बनाते हुए चलें और इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। महीने समझ में आ गया सभी के इतना ही, ठीक। दोस्तों जब मैंने आपको इंटीजर का पढ़ाया था, तो इंटीजर्स में मैंने अभी आपको प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स, और उसमें मैंने होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बताया। उसमें से नेचुरल नंबर ले लीजिए आप जरा, क्या ले लीजिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स में हमारे दो नंबर्स और निकाल लेते हैं हम। नेचुरल नंबर्स में पहला नंबर हम निकाल लेते हैं प्राइम नंबर। कौन से? प्राइम नंबर। और हम दूसरा निकाल लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। देखिए नेचुरल नंबर से मैंने दोस्तों फिर आपके दो नंबर्स निकाले, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं, ये तो देखो दोस्तों, ये तो आपको सब पता ही है, प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर इसे हम कह सकते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर इसे हम हिंदी में कह सकते हैं भाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर जिस संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, कितने? दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। वो कैसी संख्या होती है हमारी? अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अब दो गुणनखंड किसके होते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहूं कि भाई 5 के फैक्टर लिखो, काय के? 5 के फैक्टर, तो आप 5 के फैक्टर्स लिखेंगे 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, 5 ही कम 5। कितने फैक्टर है इसके? 2। 7, मैंने आपसे कहा कि 7 के फैक्टर लिखो, आपने लिखा 7 गुणा 1। मैंने आपसे कहा 2 के फैक्टर लिखो, 2 गुणा 1। मैंने आपसे कहा 3 के फैक्टर लिखो, 3 गुणा 1। ये सब के सब जिसके फैक्टर 2 होते हैं, जिसके फैक्टर केवल 2 होते हैं, 1 और वही वाली संख्या, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। कितना? 2, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7। अब दोस्तों यहां पर 9 नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? आप जानते हैं कि 9 के अगर हम फैक्टर करें तो 3 गुणा 1, 3 3 9, 9 एकम 9, 3 फैक्टर आ गए। और मैंने आपको कितने बताए कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी नंबर के पास अगर 2 फैक्टर्स है तो वही संख्या प्राइम है, ठीक है। वरना वो कैसी हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है, जिसके पास 3 वो होंगे फैक्टर्स या 3 से अधिक होंगे,
क्लियर बात हो गई सभी को? ठीक है, तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 3, फिर इसके बाद में हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा ये, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कौन से नंबर हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्लियर बात सभी को? ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिस संख्या के फैक्टर ओनली 2 होते हैं, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर हो जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर में क्या है कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, कितने से? 2 से कितने से? 2 से अधिक होते हैं। ठीक है, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। अब वो दोस्तों कौन कौन से नंबर होगा? सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा नंबर होता है दोस्तों भाज्य में 4। कितना होता है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल्स टू 4। ध्यान में रखना दोस्तों, मैं अब तक जितने भी आपको संख्याओं के बारे में बताया है, उन सब की मैंने आपको छोटी संख्या बता दी है। छोटी संख्या मैंने आपकी सभी को बताई है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की मैंने आपको बताई। ठीक है, पूर्ण संख्या की मैंने आपको बताई है, सम संख्या की मैंने आपको बताई है, और विषम संख्या की मैंने आपको बताई है। प्राइम नंबर का मैंने आपको बता दिया, कंपोजिट नंबर का मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आप छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे छोटा नंबर जो होता है हमारा 4 होता है। सबसे छोटा नंबर 4 क्यों होता है? क्योंकि 4 ही है जो सबसे छोटा नंबर थे। जैसे हम 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसके पास कितने फैक्टर हैं? इसके पास हमारे 3 फैक्टर हैं। तो मैंने क्या कहा कि जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, 2 नहीं होने चाहिए। अगर 2 हो गए तो वो तो कैसा नंबर हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 से कैसे होने चाहिए? अधिक होने चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाता है, यानी कि भाज्य संख्या। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन से होंगे? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अभी जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सब की सब कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर बात? ठीक है। अब दोस्तों जब यहां पर प्राइम नंबर की बात आई है, तो प्राइम नंबर की जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी 6n + -1। 6n + -1 इसकी फॉर्म में होता है क्या? आपका प्राइम नंबर। ठीक है, आप n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिएगा, यहाँ पर 1 रख लीजिएगा, 2 रख लीजिएगा, 3 रख लीजिएगा। ठीक है, आप या प्लस लगा दीजिएगा या माइनस लगा दीजिएगा। यहां से आपका क्या निकल कर आएगा? प्राइम नंबर ही यहां से निकल कर आपका आ जाएगा। सभी को बात क्लियर हो रही है? आगे ये तो हो गई इसकी फॉर्म। अभाज्य संख्या आपकी समझ में आ गई। ठीक है, अब आपसे दोस्तों देखिए, प्राइम नंबर अगर वो पूछ ले कि 1 से लेके 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो वो दोस्तों ध्यान में रखिएगा। इसकी देखिए कोई ट्रिक नहीं है निकालने की कि 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहां पर दोस्तों लिखवा देता हूं, 1 से लेके 50 तक के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं दोस्तों हमारे 15। कितने? 15 प्राइम नंबर होते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो होते हैं दोस्तों 10 प्राइम नंबर। कितने? 10 प्राइम नंबर। अगर वो आपसे पूछ ले कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक के बीच में, तो उसमें हो जाते हैं हमारे 25 प्राइम नंबर। सभी के समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है, देखिए मैंने ये इसलिए आपको बता दिया क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये तो भैया आपको गिनने ही पड़ेंगे, आपको ये तो गिनने ही पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम में आप देखेंगे गिन करके कि भाई कितने प्राइम नंबर निकल कर आ रहे हैं, कितने प्राइम नंबर निकल के नहीं आ रहा है। तो भाई ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है, 50 से लेकर 100 तक के बीच में 10 प्राइम नंबर है, और 1 से 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर है। इस तरह से हमारे 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो नंबर्स हो जाते हैं हमारे,
वो हो जाते हैं 25 प्राइम नंबर। क्लियर है सभी को बात? इसके बाद में मैंने आपको जो इसके फॉर्म बताई, यानी कि किसके फॉर्म में होते हैं हमारे प्राइम नंबर, ये होते हैं हमारे 6n ± 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो इतनी बात हमें प्राइम नंबर्स के बारे में मालूम हो जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। ये सब आपने नोट कर लिया। आप इसे क्या करें, एक जो मैं आपसे नोट्स बनवा रहा हूं उसमें आप इसे नोट करते जाएं। ठीक है, अब मैं देखिए आगे आपको बताता हूं अब कौन से आपकी संख्याएं आ जाती हैं। इसके बाद जो क्लास होगी दोस्तों, उसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी नंबर सिस्टम से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन सबसे मैं इसमें आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो इसे मैं रेज कर देता हूं अगर आपने इसे नोट कर लिया हो तो। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं में ही यानी कि नेचुरल नंबर्स में ही हमारे और नंबर्स आते हैं जिसे हम एक नंबर्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहते हैं सेह अभाज्य संख्या। सेह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये दो संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी कोप्राइम नंबर, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो यहां लिखेंगे कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा, ठीक है, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या कहलाती है हमारी वो? सेह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सेह अभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। सेह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। कौन कौन से होंगे वो? जैसे 2 और 3। 2 और 3 का कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, आप देखिए दोनों को किसी भी एक टेबल से कट नहीं कर सकते। और ये किससे कट हो सकता है? सिर्फ 1 से कट हो सकता है। 1 3 × 3 और 1 2 × 2। ये कौन से नंबर हो गए? ये हमारे कोप्राइम नंबर्स यानी कि सेह अभाज्य संख्याएं हो गई। इसी के साथ में दूसरा, जैसे 5 और 7 हमने लिया, इसका भी अगर एचसीएफ आप निकालेंगे तो इसका भी एचसीएफ कितना होगा? आपका 1 होगा। ठीक है, तो 5 और 7 जैसे एचसीएफ 1 है, 1 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 1 5 × 5 और 1 7 × 7। इसी के साथ में और भी होती हैं देखिए ध्यान में रखिएगा, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यानी कि जैसे मैंने लिखा आपका 2 और 4, तो यहां पर ये दोनों हमारे कोप्राइम नंबर्स नहीं होंगे क्योंकि 2 1 × 2 और 2 2 × 4 ये निकलकर यहां से आ रहा है। हमारे कोप्राइम नंबर्स कौन से होंगे? जिसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, और जो एक ही कॉमन यानी कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर नहीं होगा और एक ही टेबल से वो डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, वो हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सेह अभाज्य संख्या। इतना सभी के समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं आगे। जितना भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उसे आप क्या करें, अपने नोट जो मैंने आपको बनवाया है तो आप उसे नोट करते चले जाएं। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद जो कल आपकी क्लास आएगी तो कल हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, आज जितना भी मैंने आपको बेसिक बताया है इसे आप अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लें। इसके बाद में आती है दोस्तों प्लेस वैल्यू और एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हिंदी में हम फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान और प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान। देखिए भाई,
प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में कहेंगे स्थानीय मान, और फेस वैल्यू इसको हिंदी में हम कहते हैं जातीय मान। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है, एक नंबर ले लीजिए कोई भी, जैसे मैंने नंबर लिया यहां पर ये, ठीक है, यहां से मैं कहूंगा ये जो मैंने 8 लिखा है, मैंने लिखा 9843, ये जो मैंने 8 लिखा है, मैं आपसे कहूंगा कि इसका मुझे स्थानीय मान निकालिए, 8 का स्थानीय मान। तो 8 का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे कि 8 के आगे कितनी डिजिट लग रही हैं, 2, आप इसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 का जो स्थानीय मान है वो कितना है, 800 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे 9 का स्थानीय मान पूछता है तो आप लिखेंगे 9, और 9 के आगे कितनी वैल्यू है, 9 के आगे है 3 वैल्यू, तो 3 जीरो आप अपने पास से ऐड कर देंगे। तो यहां पर 9 का स्थानीय मान कितना है, 9000। आपसे 4 का स्थानीय मान पूछता है तो आप लिखेंगे 4, और 4 के आगे आपकी कितनी वैल्यू है, 1, तो आप उसके आगे 1 जीरो लगा दो। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, स्थानीय मान। इसी में मैं आपको जातीय मान बताता हूं जिसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। मैंने फिर यही लिखा, ठीक है, और इसमें आपसे वो ये कह रहा है कि 8 का जातीय मान बताइए, यानी कि 8 की फेस वैल्यू बताइए। तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 ही होगी, 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 ही होगी। यानी कि अगर फेस वैल्यू किसी नंबर की पूछता है, किसी डिजिट की पूछता है, तो वही वैल्यू रहती है उसकी, यानी कि जो नंबर होता है वही वैल्यू रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू, और इनको क्या कहते हैं हम, स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू। ठीक है, इतना आपके समझ में इसमें आ गया होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहां तक जो मैंने आपको कराया है इसे आप अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, और कल जो आपकी क्लास आएगी उसमें हम जो किताब आपकी स्टार्ट होगी, जो भी आपकी किताब स्टार्ट कराएंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड, उसमें जितने भी क्वेश्चन सब बनेंगे हम नंबर सिस्टम के, उन सभी को हम अगली वाली जो वीडियोस में उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में, और जितनी भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी को एक बार ये शेयर जरूर कर दें, और चैनल जो है रीड एंड लीड, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। डेली मॉर्निंग में यानी कि 11:30 बजे आपको डेली क्लास मिल जाया करेगी, आपको वहां तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।